बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नाकाबिले तस्सीर मुजरिम, आवाज तालिया वान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 28 से। इसराइली सरहद से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव में हर तरफ कच्चे झोंपड़े नुमा मकान फैले हुए थे। सिर्फ गांव के दरमियान में ही एक 2 मंजिला पुख्ता मकान था। ये पुख्ता मकान गांव के सरदार जुबैर बिन तालिब का था। ये अरबों का गांव था जो सहरा के किनारे पर वाक़या था। इस गांव के बाद एक खौफनाक सहरा था। ये खौफनाक सहरा 500 किलोमीटर में फैला हुआ था और इस सहरा में कहीं भी कोई पानी का चश्मा या नहलस्तान ना था, इसलिए इसे नाकाबिले अबूर समझा जाता था। सहरा में हर वक्त खौफनाक आंधियां चलती रहती थीं, इसलिए आज तक किसी काफिले ने इस सहरा को अबूर करने की जुर्रत ना की थी। इस सहरा के हाथमे पर इसराइल की हदूद शुरू हो जाती थी। गांव के पुख्ता मकान में इस वक्त इमरान, जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और जोसेफ मौजूद थे। इनके जिस्मों पर अरबी लिबास था और कमरे में हर तरफ मोटे कपड़े के कई बड़े बड़े थैले बिखरे पड़े थे। वो थोड़ी देर पहले ही एक खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इस गांव में पहुंचे थे और इमरान का इरादा इस सहरा को पार करके इसराइल में दाखिल होने का था। क्या किसी और जरिए से हम इसराइल में दाखिल नहीं हो सकते? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल दाखिल हो सकते हैं। वहाँ हवाई जहाज जाते हैं, ट्रेनें जाती हैं, हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं, कारों के जरिए भी इंसान जाते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि इस खौफनाक सहरा से गुजर कर जाएं? जूलिया ने झंझलाए हुए लहजे में कहा। सुनो जूलिया, इस वक्त हम जिस मिशन पर जा रहे हैं ये हमारी पेशा वराना जिंदगी का सबसे खौफनाक और इंतहाई खतरनाक मिशन होगा। इसराइल की खुफिया तंजीम GP5 दुनिया की इंतहाई खौफनाक और खतरनाक तंजीम है। वो इसराइल की हदूद में रहने वाले एक एक आदमी की नकलो हरकत की निगरानी करते हैं और जहां उन्हें जरा सा भी शुबा पड़ जाए वो बगैर किसी मजीद पूछगछ के वो गोली मारकर आइंदा के लिए अपना दर्द सर खत्म कर देते हैं। और वहां मुजरिमों की हैसियत से हम जा रहे हैं। वहां हमारा कोई दोस्त ना होगा, कोई इमदाद ना होगी। कोई यहूदी वहां पूरी दुनिया की दौलत लेकर भी इस मुल्क के खिलाफ हमारे साथ काम करने पर तैयार ना होगा। ले देकर अगर कोई हमारी मामूली सी इमदाद कर सकेंगे तो ये वो अरब होगी जो वहां के बाशिंदे हैं। मगर GP5 सबसे ज्यादा तवज्जो इन अरबों पर ही देते हैं। अगर हम किसी भी मारूफ रास्ते से किसी भी भेस में वहां दाखिल होंगे तो हमारी इतनी कड़ी निगरानी की जाएगी कि हम सवाए सैर करने की उंगली भी ना हिला सकेंगे। इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है कि हम ऐसे रास्ते से इसराइल में दाखिल होंगे जिस रास्ते से किसी के आने का इम्कान ना हो। इमरान ने बड़े ही संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है इमरान साहब, वहाँ ऐसे ही हालात पेश आएंगे। मैं जब फौज में था तो एक खुफिया मिशन पर इसराइल गया था और मुझे मालूम है कि वो लोग किस तरह काम करते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। और दूसरी बात यह कि हमारा इस बार मिशन बेहद वसी है। हमने यहूदियों के लिए मौत बनकर जा रहे हैं। हमने वहां पर बेतरेक कत्लो गारत करनी है। उनकी हर अहम तनसीबात जो हमारे सामने आए हमने इन्हें तबाह करना है ताकि GP5 हमारी कारकर्दगी को फलस्तीनी गोरीला कार्रवाई समझ ले और फिर इसकी तवज्जो फलस्तीनी गोरीलों की तरफ रहे और इस दौरान हम अपना असल मिशन पूरा कर सकें। यूं समझिए कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, जिंदा वापस आने के लिए नहीं। इमरान पर तो जैसे संजीदगी का दौरा पड़ा हुआ था। आप बेफिक्र रहे इमरान साहब, हम यहूदियों को बता देंगे कि मौत किसे कहते हैं। सफदर ने बड़े ही इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि कोई और बात करता दरवाजा खुला और बूढ़ा जुबैर बिन तालिब अंदर दाखिल हुआ। उसके एहतराम में सब उठ खड़े हुए। मेरे बच्चों बैठ जाओ, मुझे मालूम है कि तुम एक मुकद्दस मिशन पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी हर खिदमत मेरा फर्ज है, बूढ़े ने कहा और फिर वो भी खाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या हमारी रवानगी का सामान तैयार है? इमरान ने बूढ़े से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, तमाम बंदोबस्त हो गया है। सुबह पू फटने से पहले ही सामान यहाँ पहुंच जाएगा, बूढ़े ने जवाब दिया और इमरान ने इत्मीनान की तवील सांस ली। बूढ़ा थोड़ी देर उन्हें सहरा में सफर करने के मुतालिक एहतियाती तदाबीर बताता रहा, फिर वो इन्हें आराम करने का मशवरा देकर कमरे से बाहर चला गया। रात का खाना खाकर वो सब एक दायरे की सूरत में बैठ गए और इमरान ने जेब से एक नक्शा निकालकर दरमियान में रखा और फिर नक्शे के मुताबिक उन्हें मिशन के मुतालिक तफसीलात बताने में मसरूफ हो गया।
तकरीबन आधी रात तक वो बातें करते रहे और फर्श पर बिछे हुए कालीन पर ही सोने के लिए लेट गए। सुबह अपो फटने से पहले ही बूढ़े ने इन्हें उठा दिया और फिर हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद वो एक खौफनाक सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए। थैले उन्होंने अपनी कमर से बांध लिए थे और फिर बूढ़े के पीछे चलते चलते वो उस मकान से बाहर आ गए और फिर गांव की कच्ची गलियों से गुजरकर वो सहरा के किनारे पर पहुंचे। यहाँ पर 10 ऊंट पहले से मौजूद थे, जिनमें से 5 पर तो सामान लदा हुआ था और उनके मुंह रस्सियों से बंधे हुए थे। तुम्हारा सामान ऊंटों पर मौजूद है, बूढ़े ने सामान से लदे हुए ऊंटों की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर एक ऊंट की तरफ बढ़ गया। तमाम ऊंट रस्सियों की मदद से एक दूसरे से बंधे हुए थे और जमीन पर बैठे थे। इमरान पहले ऊंट पर सवार हो गया और उसके बाद दूसरे ऊंट पर जूलिया, तीसरे ऊंट पर सफदर, चौथे ऊंट पर कैप्टन शकील और 5वें ऊंट पर जोसेफ चढ़ गया। जोसेफ के पीछे सामान से लदे हुए ऊंट थे। इमरान ने अपने ऊंट को उठाया और फिर ऊंट के उठते ही बाकी ऊंट भी साथ ही खड़े हो गए। इमरान ने हाथ हिलाकर बूढ़े जुबैर को अलविदा कहा और ऊंट का रुख सहरा की तरफ मोड़ दिया। 10 ऊंटों की ये कतार एक दूसरे के पीछे चलती हुई सहरा में दाखिल हो गई। इनकी रफ्तार खासी तेज थी, इसलिए जल्द ही गांव इनकी नजरों से ओझल हो गया और हर तरफ फैले हुए सहरा की वसतों में वो गुम होकर रह गए। नया पैराग्राफ। इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब के मज़ाफात में एक छोटी सी इमारत, जिसकी पेशानी पर एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ था। इस बोर्ड पर सुर्ख रंग में तारे बने हुए थे। ये इसराइल की सीक्रेट सर्विस GP5 का हेडक्वार्टर था। इमारत के सदर दरवाजे पर 2 मुसल्लह फौजी बड़े ही चुकन्ना अंदाज में पहरा दे रहे थे कि एक स्याह रंग की कार तेज रफ्तारी से इमारत की तरफ बढ़ती नजर आई। कार की नंबर प्लेट पर भी 5 तारे बने हुए थे। इस कार को आते देखकर पहरेदार और ज्यादा मुस्तद और चुकन्ने हो गए। कार दरवाजे पर आकर रुकी। उसका पिछला दरवाजा एक झटके से खुला और एक लंबा तड़ंगा करह चेहरे वाला आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर बेपनाह दुरुस्ती नुमाया थी। पहरेदारों ने इसे देखते ही सैल्यूट मारा, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया और कार इसे छोड़कर आगे बढ़ गई। ये GP5 का सरबराह कर्नल डेविड था, जिसे पूरे इसराइल में सबसे ज्यादा बाइख्तियार और ताकतवर समझा जाता था, और था भी ऐसा ही। पूरे इसराइल में इसने एजेंटों का जाल फैला रखा था। कर्नल डेविड तेज से चलता हुआ अपने महसूस कमरे में पहुंचा। उस कमरे में एक मेज और चंद कुर्सियां मौजूद थीं। मेज के पीछे स्टील की एक बड़ी सी अलमारी थी। मेज पर 4-5 मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोन पड़े थे और मेज के किनारों पर मुख्तलिफ रंगों के बटनों की एक कतार सी थी। कर्नल डेविड कुर्सी पर बैठा और फिर उसे मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। कॉफी, कर्नल डेविड ने दुरुस्त लहजे में कहा और नौजवान तेजी से वापस चला गया। चंद लम्हों के बाद कर्नल डेविड के सामने कॉफी के प्याले और साथ ही 10 फाइलें मुंचा दी गईं। कर्नल डेविड ने कॉफी पीने के साथ साथ फाइलें खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। एक सुर्ख रंग की फाइल देखकर वो चौंक पड़ा। इस फाइल पर मोटे मोटे हरूफ में पाकिस्तान लिखा हुआ था। कर्नल ने कॉफी का प्याला मेज पर रखा और फिर बड़ी तेजी से फाइल खोलकर पढ़ने लगा। फाइल पर सिर्फ एक कागज था। कर्नल बड़े ही हमाक से पढ़ता रहा। उसके चेहरे पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। फिर उसने मेज पर पड़ा हुआ सुर्ख रंग का टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और तेजी से नंबर डायल करने लगा। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। कर्नल डेविड स्पीकिंग। कर्नल डेविड ने करह लहजे में कहा, यस बॉस, रुथमैन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज सुनाई दी, मेरे पास आओ, कर्नल ने कहा और रिसीवर रख दिया और फिर एक बार फाइल खोलकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खोला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। कर्नल ने चौंक कर सर उठाया और फिर उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करके दोबारा फाइल में गुम हो गया। रुथमैन बड़े ही मौदबाना अंदाज में सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ये रिपोर्ट कब पहुंची है? कर्नल डेविड ने फाइल बंद करते हुए रुथमैन से मुखातिब होकर कहा। अभी थोड़ी देर पहले, रुथमैन ने जवाब दिया। मगर शाकिर सरात की पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सरबराह से मुलाकात का क्या मकसद होगा? कर्नल डेविड ने सोचने वाले अंदाज में कहा। यही तो चौंका देने वाली बात है जनाब, इसीलिए तो मैंने सोचा कि इसे फौरी तौर पर आपकी नोटिस में लाया जाए, रुथमैन ने जवाब दिया। क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की फाइल हमारे रिकॉर्ड में है? कर्नल डेविड ने पूछा। जरूर होगी जनाब, रुथमैन ने जवाब दिया और कर्नल डेविड ने इंटरकॉम का बटन दबाया और फिर किसी को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की फाइल लेने का हुक्म दिया। पाकिस्तान में हमारा एजेंट क्या करता है, तफसीलात बताओ, कर्नल डेविड ने रुथमैन से मुखातिब होकर कहा। जनाब, पाकिस्तान में हमारा एजेंट प्रेसिडेंट हाउस में प्रोटोकॉल ऑफिसर है। यही वजह है कि शाकिर सरात की एक्सटो से मुलाकात का इल्म उसे हो गया, मगर वो इस मुलाकात की तफसीलात नहीं हासिल कर सका, रुथमैन ने तफसील से बताते हुए कहा।
कर्नल डेविड ने कहा, और उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक फौजी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक फाइल दबी हुई थी। उसने वो फाइल बड़े ही मौदबाना अंदाज में कर्नल डेविड के सामने रख दी और फिर वो वापस मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। कर्नल डेविड ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। फाइल में 10-12 कागज थे। उन्हें पढ़ने के बाद कर्नल ने फाइल बंद कर दी। इस फाइल में ज्यादा तफसीलात नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है कि ये तंजीम इंतहाई खतरनाक है और खास तौर पर एक अहमक सा नौजवान अली इमरान सबसे ज्यादा खतरनाक है। कर्नल डेविड ने तवील सांस लेते हुए कहा, X2 के मुतालिक जबरदस्त कोशिशों के बावजूद इससे ज्यादा मालूम नहीं हो सका, इसलिए इतने पर ही इत्तफा करना पड़ा। बहरहाल पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा खतरनाक सीक्रेट सर्विस समझी जाती है। रुथमैन ने जवाब दिया, शाकिर सरात का X2 से मिलना यकीनन एक चौंका देने वाली बात है। कर्नल डेविड ने सोचते हुए कहा, जनाब, जहां तक मेरा अंदाजा है शाकिर सरात ने X2 को हमारे खिलाफ काम करने पर उकसाया होगा। रुथमैन ने जवाब दिया, हाँ, जाहिर है, इसके सिवा और सोचा भी क्या जा सकता है। बहरहाल तुम ऐसा करो, अपने एजेंट को कॉल करो और उसे मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए कहो और उसके साथ साथ इसराइल में आने वाले तमाम रास्तों पर कड़ी निगरानी करो। फिलहाल हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। कर्नल डेविड ने कहा, आप बेफिक्र रहिए जनाब, मैंने पहले ही आपके हुक्म की तामील कर दी है। अगर X2 या उसका कोई भी साथी हमारी सरहद पर पहुंचा या दाखिल हुआ तो आसानी से पकड़ा जाएगा। रुथमैन ने बड़े ही फखरिया लहजे में कहा, ठीक है, जाओ। कर्नल डेविड ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर रुथमैन उसे सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। कर्नल डेविड ने रुथमैन के जाने के बाद फाइल एक तरफ रख दी और फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रेड 5 स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, कर्नल डेविड। कर्नल डेविड ने बावकार लहजे में कहा, यस बॉस। रेड 5 ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, रेड 5 GP5 का एक खुफिया शोबा था जिसका इल्म GP5 के दूसरे मेंबरान को ना था और इस शोबे का कंट्रोल कर्नल डेविड ने बराह रास्त अपने पास रखा था। ये इंतहाई खतरनाक मौके पर काम देता था और आम हालात में GP5 और दीगर मेंबरान की निगरानी करता था। रेड 5 हो सकता है कि आइंदा चंद रोज में मुजरमों की एक जमात इसराइल में दाखिल होने की कोशिश करे। ये आम किस्म के मुजरम नहीं होंगे, बल्कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से होगा। अगर GP5 हिफाजती इकदाम कर रही है तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा शोबा इस सिलसिले में पूरी तंदही से काम करे। किसी भी मशकूक आदमी के मुतालिक पूरी तरह छानबीन की जाए। कर्नल डेविड ने कहा, बेहतर जनाब। रेड 5 ने जवाब दिया, मुझे बराबर रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ये लोग हमारे मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। कर्नल डेविड ने कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, अगर इन्होंने इसराइल में दाखिल होने की कोशिश की तो ये हमारी नजरों से ओझल नहीं रह सकते। रेड 5 ने इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया। उसने एक बार फिर X2 वाली फाइल खोल ली और उसके मुताले में मसरूफ हो गया। नया पैराग्राफ। सूरज पूरी आबोताब से तलू हो रहा था और गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी तो इमरान ने ऊंट रोक लिया। कैंप लगाओ जोसेफ, अब बाकी सफर रात का होगा, इमरान ने कहा और फिर वो उछलकर ऊंट से नीचे कूद पड़ा। बाकी लोगों ने भी इसकी पैरवी की और फिर थोड़ी देर के बाद वहां 2 कैंप लगा दिए गए। इनमें से एक छोटा कैंप जूलिया के लिए था और दूसरा बड़ा कैंप बाकी लोगों के लिए था। ऊंटों को उन्होंने कैंपों के साथ बांध दिया था और फिर खाना खाकर वो सब आराम करने के लिए कैंपों में लेट गए। चूंकि ऊंटों के सफर ने इनके जोड़ जोड़ तक हिला दिए थे, इसलिए लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई और फिर ऊंटों के जोर जोर से बिलबिलाने की आवाजों से इमरान की आंख खुल गई और वो उछलकर खड़ा हो गया। बाहर तेज हवा चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान तेज से कैंप से बाहर निकला, मगर उसके चेहरे पर हवा का एक जोरदार थपेड़ा आ लगा और इमरान की आंखों में पड़ने वाली रेत ने उसे बुरी तरह बौखला दिया। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने मुट्ठी भर की सुरख मिर्चें उसकी आंखों में डाल दी हों। हवा का शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जा रहा था और फिर बाकी मेहमान भी जाग पड़े। तूफान आ रहा है, जल्दी से कैंप लपेटो वरना ये सब कुछ उड़ जाएगा, इमरान ने चीख कर कहा और फिर वो सब कैंप लपेटने में मसरूफ हो गए। जूलिया भी जागकर कैंप से बाहर निकल आई और फिर उसने भी अपना कैंप उखाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कैंप लपेटकर सामान दोबारा ऊंटों पर बांध दिया। अब हवा की रफ्तार में तशवीशनाक इजाफा हो चुका था और उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे हवा इन्हें हकीर तिंकों की तरह उड़ा कर ले जाएगी। ऊंटों को बैठाकर इनकी ओट में हो जाओ जल्दी, इमरान ने चीख कर कहा और फिर सफदर और कैप्टन शकील ने बड़ी ही फुर्ती से बिलबिलाते हुए ऊंटों को नीचे बिठाया और जोसेफ ने मजबूत रस्सियों से इन ऊंटों के घुटने बांध दिए थे। अब ऊंट उठकर न भाग सकते थे और फिर वो सब हवा की मुखालिफ समत में ऊंटों की ओट में दबक कर बैठ गए। तूफान लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करता चला गया
اور ہر طرف اب گہرا اندھیرا سا چھا گیا تھا، اور منو بلکہ ٹنو ریت ہوا میں چکراتی ہوئی ان کے جسموں پر گر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب ریت میں دبتے چلے گئے، اور پھر ریت ان کے منہ تک آ پہنچی اور انہوں نے منہ اوپر کو اٹھا لیے۔ طوفان کچھ اس شدت کا تھا کہ علامان یوں سمجھیے جیسے لاکھوں عفریت مل کر چیخ رہے ہوں۔ ریت میں جب دب جانے کی وجہ سے وہ ہوا کے جھکولوں سے تو بچ گئے تھے، مگر جس رفتار سے ریت ان کے پر گر رہی تھی اس سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ اگر طوفان جلد ختم نہ ہوا تو وہ ریت میں زندہ دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ ریت کی سطح لمحہ بلمحہ بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر سب سے پہلے ایک اونٹ بلبلاتا ہوا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی باقی اونٹ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اونٹوں نے جھٹکے مار کر اپنے گھٹنے آزاد کرا لیے، اور پھر وہ سب سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ گہرے اندھیرے میں عمران اور اس کے ساتھی اونٹوں کو بے بسی سے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے جسموں پر اتنی ریت تھی کہ کوشش کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اونٹ گہرے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ طوفان کا شور اور زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور ریت گرنے کی رفتار کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اٹھ جاؤ ورنہ ریت میں دفن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو، عمران نے چیخ کر کہا۔ اور پھر سب سے پہلے عمران نے زور لگا کر اپنے دونوں بازو ریت سے باہر نکالے، اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے اپنے جسم کے گرد سے ریت ہٹانی شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد عمران زور لگا کر ریت سے باہر آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا، خوفناک طوفان نے اس کے جسم کو یوں فضا میں اٹھا لیا جیسے کوئی حقیر سا تنکا ہو۔ عمران طوفانی تھپیڑوں میں ہاتھ پیر مارتا ہوا دور اچھل کے گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی اس کے ساتھ یہی حشر ہوا، اور وہ ہوا میں چکراتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا، اور ایک بار پھر ہوا نے اسے پوری قوت سے ریت پر پٹک دیا۔ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جسے طوفان اسے یوں پٹک پٹک کر مار ڈالے گا، مگر اسی لمحے طوفان کی شدت کم ہونے لگی، اور عمران وہی ریت پر اوندے منہ لیٹے طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اپنی ساتھیوں کی فکر تھی کہ نہ جانے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا، اور اب نہ جانے ان سے کبھی ملاقات ہو سکے گی یا نہیں۔ طوفان کی شدت تیزی سے کم ہوتی چلے گی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سورج پھر پہلے کی طرح چمکنے لگا اور ہوا ساکت ہو گئی۔ عمران کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سر پر سے رومال اتار کر چہرے اور گردن کو اچھی طرح صاف کیا، اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ہر طرف ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، کہیں کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ عمران نے لبادے کے اندر پہنے ہوئے کوٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر کو پلاسٹک کا ہولڈ چھڑا ہوا تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کو ہول سے باہر نکالا اور پھر اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے لگا۔ ہیلو صفدر، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے کہا، صفدر بول رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دوسر سے صفدر کی آواز سنائی دی، میں عالم والا سے بول رہا ہوں، فی الحال یہ بتاؤ کہ باقی سب ساتھی ٹھیک ہیں؟ اوور، عمران نے چہتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہم سب ٹھیک ہیں، گو وقتی طور پر ہوا نے ہمیں اٹھا کے کافی پٹھا، مگر ہم نے بروقت ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، صفدر نے جواب دیا۔ ہاتھ پکڑنے میں تو تمہارا جواب نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم نے سب سے پہلے جولیا کا ہی ہاتھ پکڑا ہوگا۔ بہرحال رینج فائر کرو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں، اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور اسے پلاسٹک کے ہول میں ڈال کر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ غور سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے مشرق کی سمت فضا میں ایک ہوائی سی بلند ہوتی دکھائی دی۔ کافی اوپر جا کر وہ ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور اس میں سے شعلہ سا بلند ہوا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کے ساتھی اسی سمت میں موجود ہیں، لہذا اس نے مشرق کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی دور آنے کے بعد اس سمت میں ایک اور رینج فائر ہوا اور عمران نے رفتار اور بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے دور سے ریت پر موجود اپنے ساتھیوں کے ہیولے نظر آنے لگ گئے۔ عمران کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ فضا میں لہرانے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر کے بعد عمران ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سب ریت سے اٹے پڑے تھے۔ خدا کی پناہ، کس قدر خوفناک طوفان تھا، جولیا نے کہا۔ یہ تو یہاں کا معمول ہے، اسی لیے تو میں سب انتظام کر کے چلا تھا۔ اب دیکھو، اگر رینج فائر اور ٹرانسمیٹر نہ ہوتے تو شاید ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، وہ اونٹ، جوزف نے پہلی بار زبان ہلائی۔ ہاں، ابھی ان اونٹوں کو بھی پتہ کرنا ہے، اگر وہ نہ ملے تو پھر ہم اس صحرا میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے ساتھ ہی اپنی جیب میں سے ایک چھوٹا سا پن نما آلہ نکالا۔ اس نے آلے کا بٹن دبایا تو آلے کی نوک پر لگا ہوا بلب جل اٹھا۔
नोक से आहर तक छोटे छोटे बल्ब एक कितार में मौजूद थे। ऊंट यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर हैं, इमरान ने कहा, और फिर उसने आले पर लगा हुआ एक और बटन दबाया। इस बटन के दबते ही नोक पर लगा हुआ दूसरा बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा, और फिर वो तेजी से शिमाल की जानब बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, बल्ब के जलने बुझने में तेजी आती जा रही थी, और फिर तकरीबन आधे घंटे तक चलने के बाद इन्हें दूर रेत के टीलों पर खड़े हुए अपने ऊंट नजर आ गए। उन पर सामान लदा हुआ था और वो एक दूसरे के साथ मिलकर खामोश खड़े थे। कमाल है, इस साले ने सिमत कैसे बता दी, कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए कहा। पहले 4 बल्ब सिमत बताते हैं, इस साले से महसूस लहरें निकलकर फैल जाती हैं, और फिर जैसे ही लहरें किसी जानदार चीज से टकराती हैं तो बल्ब जल उठता है। पहला बल्ब मगरिब, दूसरा मशरिक, तीसरा शिमाल और चौथा बल्ब जुनूब की सिमत जाहिर करता है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। और फिर वो सब इस आले की हैरत अंगेज कार्रवाई पर दंग रह गए। जोसेफ ने ऊंटों को काबू किया और एक बार फिर उन्होंने कैंप लगाने शुरू कर दिए। रात को उन्होंने अपने सफर का दोबारा आगाज किया और फिर तमाम रात वो सफर करते रहे। 3 दिन के सफर के बाद उनके पास पानी का जहीरा खत्म हो गया तो इमरान ने एक सामान बरदार ऊंट ज़बा किया और फिर इसके पेट में मौजूद पानी निकालकर खाली डिब्बों में भर लिया। ये पानी रंगत में बिल्कुल शफाफ और जायके में भी सही था। इस तरह हर 3 दिन के बाद वो एक ऊंट ज़बा करते, उसका पानी उन्हें 3 दिन काम देता और तीनों दिन में वो इसी ऊंट का गोश्त पकाकर खाते रहे। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि अभी तक पहले की तरह कोई बड़ा तूफान न आया था, इसलिए उनका सफर खासी तेज रफ्तारी से जारी था। इन्हें सफर करते हुए 15 रोज गुजर चुके थे और इस दौरान ना ही वो नहा सके थे और ना ही हाथ मुंह धो सके थे, इसलिए उनकी हालत बेहद हंसता थी। लिबास भी हंसता होता जा रहा था कि इन्हें दूर से इंसानी आबादी के आसार नजर आने लगे। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो जिंदगी में पहली बार ये सब देख रहे हैं। सबसे हंसता हालत जूलिया की थी। उसने जिंदगी में पहली बार सहरा का इस कदर खौफनाक सफर किया था, मगर उसने बेमिसाल हिम्मत का और जुर्रत का मुजाहरा किया था कि उसने किसी को महसूस ही न होने दिया कि उसकी हालत इस कदर खराब है। आबादी के आसार आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होते चले गए। क्या इस आबादी में हमें कोई इमदाद मिलेगी? सफ्तर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, गो ये आबादी इसराइली हदूद में है, मगर ये हालस्तन अरबों की आबादी है और वहां हमारे पहुंचने की इतला भेजी जा चुकी है, मगर हमें रात को वहां दाखिल होना पड़ेगा, इमरान ने जवाब दिया। और फिर उसने एक बड़े से टीले की ओट में कैंप लगाने का हुक्म दे दिया। फिर रात तक वो इसी टीले के पीछे आराम करते रहे। जब रात का अंधेरा काफी गहरा हर तरफ छा गया तो उन्होंने आबादी का रुख किया और फिर आबादी से थोड़ी दूर इमरान ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और खुद तेजी से आबादी की तरफ बढ़ता चला गया। जब इमरान आबादी में दाखिल हुआ तो वहां हर तरफ गहरा सुकूत तारी था। इमरान मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ एक दरवाजे पर रुक गया। जिस मकान का ये दरवाजा था उस मकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड बना हुआ था जिसका हेवला अंधेरे में भी साफ दिखाई देता था। इमरान ने दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी और चंद ही लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजे पे एक अरब नौजवान खड़ा था। इमरान को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं मौत का पैगंबर हूँ, इमरान ने बढ़ाते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही पार्ट 2 इख्तिताम को पहुंचता है। पार्ट 3 सफा नंबर 46 से समाप्त फरमाएं।